दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप लोगों ने शायद ये हेडलाइन देखा होगा जिसमें डीओटी ऑफिशियल्स ने स्पेक्ट्रम इंटरफेरेंस के बारे में बात करा है। सैटेलाइट सेवाएं जो शुरू होने वाले हैं हमारे देश में। अगर आप ये आर्टिकल पढ़ें उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम शेयरिंग अमिड इंटरफेरेंस कंसर्न। जो डीओटी ऑफिशियल अननोन डीओटी ऑफिशियल को कोट किया है उसमें कहा है कि वाई स्ट्रिक्ट रूल्स आर एसेंशियल, देयर इज इंटरफेरेंस चैनल, there are technical issues around interference. What happens if there is an incumbent operator, for instance? While there are no incumbent operators now, regulation have to be designed to keep future scenarios in mind. This is special because it is shareable spectrum. We do not have so we have to make a lot of rules to ensure that interference do not occur. A senior DOT official said on the condition of anonymity. अब हिंदी में इसको समझा देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि ये ऑक्शन स्पेक्ट्रम तो है नहीं, ये स्पेक्ट्रम जो है शेयर्ड स्पेक्ट्रम है और इसमें जो है एक ऑपरेटर को आपने परमिट किया, दूसरा ऑपरेटर फिर आ गया और दूसरा ऑपरेटर ने उसके ऊपर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। तो हम कैसे जो है ये इंश्योर करेंगे कि एक दूसरे ऑपरेटर्स आपस में इंटरफेयर ना करें। तो अगर आप देखें सैटेलाइट का जो ऑपरेशन है हमारे देश में वो इंक्रीमेंटल रूल मेकिंग का प्रोसेस बन चुका है। पहले टीआरए का रिकमेंडेशन आता है, फिर प्राइसिंग रूल डिसाइड होता है, फिर जीएमपीएस लाइसेंस इशू होता है, फिर शेयरिंग, फिर उन्होंने स्पेक्ट्रम जो है उन्होंने एक ट्रायल स्पेक्ट्रम इशू किया है सारे ऑपरेटर्स को जो कि वो ट्राई कर सकें सर्विसेज। उसके बाद में फिर जो है अभी इंटरफेरेंस की बात हो रही है। अब ये इंटरफेरेंस मिटिगेशन के रूल्स बनाने में टाइम लगेंगे, तो क्या आप सर्विसेज शुरू नहीं करेंगे? तो दोस्तों आज मैं आपको इंटरफेरेंस के बारे में बताता हूं जो मैंने ऑलरेडी अपने आर्टिकल में 9 अगस्त 2023 में इस चीज के बारे में बहुत डिटेल में समझाया था। ये आर्टिकल का अगर शीर्षक देखेंगे सैटेलाइट इंटरफेरेंस मैनेजमेंट, जिसमें रेगुलेटर नीड्स टू कंटिन्यूअसली डिफाइन कोऑर्डिनेशन रूल्स टू बैलेंस द इक्विटी बिटवीन कॉम्पिटिंग प्लेयर्स नॉट पॉसिबल इफ द स्पेक्ट्रम इज ऑक्शन। क्योंकि एक बार ऑक्शन कर देंगे तो फिर आप किसको मैनेज करेंगे, आपको रूल्स पहले से डिफाइन करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ये रूल्स जो है इंक्रीमेंटली चेंज होंगे विद टेक्नोलॉजी। इसलिए मैंने इस आर्टिकल में आर्ग्यू किया था कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं हो सकता। ये कब किया था? 9 अगस्त 2023 में, बहुत पहले। उसके बाद ऑपरेटर्स ने अपना जो है लॉबिंग एफर्ट यूज करके ऑक्शन के बारे में उन्होंने काफी हद तक जो है डीओटी को कन्विंस कर लिया था। फिर टीआरए का रिकमेंडेशन आने के बाद में वो अनवाइंड हो गया। तो आपको मालूम है कि जो ये हमारे कंट्री में जो लॉबिंग होती है वो कितना इलॉजिकल लॉबिंग होती है। जब हो ही नहीं सकता था उसके बावजूद भी ऑपरेटर्स लगे रहे कि जिस तरह की ये सर्विसेज को ब्लॉक करें वो। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि सैटेलाइट इंटरफेरेंस को कैसे मैनेज करते हैं और क्या रूल्स इंटरनेशनली फॉलो होता है और इंडिया में क्या रूल्स फॉलो होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है कट एंड पेस्ट नहीं करेगा जो कि यूएस में हो रहा है या यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, एक प्रेजेंटेशन जो है मैंने बनाया टू एंकर माई थॉट सो दैट वी आर फोकस्ड इन दिस प्रेजेंटेशन। तो सैटकॉम इंटरफेरेंस इन इंडिया सिंपल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एंड फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए। क्योंकि आप कुछ भी रूल्स बनाएंगे उसको कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और इसमें क्या ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो जाएगा। इट विल बिकम ए रेड टेपिज्म और सर्विसेज जो है आप जो है सीमलेसली प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि डीओटी ने अभी एक आर्टिकल में क्लियरली बताया कि स्ट्रिक्टर स्पेक्ट्रम शेयरिंग रूल फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल ऑपरेटर्स विल प्ले इन इंडिया। और दूसरी बात ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है दोस्तों, इंडिया के अंदर में कोई इंडियन एनजीएसओ मींस जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, इंडियन ऑपरेटर्स तो है नहीं, ये सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं। तो हमारा इंटरेस्ट जो है उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि बाद में मान लीजिए 5 साल बाद एक इंडियन ऑपरेटर जो है लो अर्थ सैटेलाइट्स लेके आती हैं, तो ये जो स्पेक्ट्रम जो आप देंगे फॉरेन प्लेयर्स को, इसमें ऑपरेट करने के लिए इंडियन ऑपरेटर्स को बहुत दिक्कतें आने वाली है। क्योंकि अगर आप उनको जो है एक जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज दे देते हैं
जो फॉरेन प्लेयर्स को है, इंडियन ऑपरेटर्स को बोलते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करिए, तो फिर इंडियन ऑपरेटर्स को एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को अपन को देखना पड़ेगा। और दूसरा, हमारे जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी हैं, अवेलेबल हैं, वो जो है ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं इसी स्पेक्ट्रम बैंड में, उनको भी प्रोटेक्ट करना है जिससे कि उनके ऊपर इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है ना। तो इसमें हम टीआरआई का रिकमेंडेशन कवर करेंगे, जो एफसीसी है, यूएस रेगुलेटर है, वो क्या कर रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और इंडिया इंडिया को क्या करना चाहिए वो भी हम बात करेंगे। अब टू इंटरफेरेंस प्रॉब्लम, इंडिया के पास में दो इंटरफेरेंस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है। एक तो जो है जो नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से इंटरफेयर कर सकते हैं, है ना। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, वो इस तरह का सैटेलाइट होता है, मैं अपने आर्टिकल में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जियो स्टेशनरी, ये जो है सरफेस ऑफ द अर्थ से काफ़ी ऊंचा होता है। इसको थोड़ा सा मैं अनजूम करता हूँ, तो आप देखें ये अर्थ है और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इतना ऊपर क्यों होता है, क्योंकि इसको जो है स्टेशनरी होना पड़ता है कंपेयर टू अर्थ। मतलब जब ये मूव करेगा अर्थ का रोटेशन का और इसके रोटेशन का जो है जो स्पीड होगा वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए, और नहीं तो फिर क्या होगा कि अर्थ के रिलेटिव ये मूव करता नजर आएगा। तो ये जियो स्टेशनरी नहीं होगा। स्टेशनरी का अर्थ होता है स्टेशनरी एट अ सिंगल पॉइंट, मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपको फिक्स नजर आएगा। और नॉन जियो स्टेशनरी का सैटेलाइट का क्या मतलब होता है, ये जो है गोल गोल घूमता ही रहता है। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो सैटेलाइट एलिवेशन से ऐसे जाते हुए नजर आएगा आपको। अब देखें तो इसका जो ऑर्बिट काफ़ी लो अर्थ ऑर्बिट होता है, इसका काफ़ी हाई होता है। अब इसके फुटप्रिंट भी ज़्यादा होते हैं। अब फुटप्रिंट का मतलब क्या है, इसका जो एंटीना है ये अर्थ के ऊपर में एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट, मतलब रीजन ऑफ कवरेज बनाते हैं। और नॉन जियो स्टेशनरी का फुटप्रिंट काफ़ी कम होता है, देखिए काफ़ी कम है यहाँ पे। तो क्या होगा कि ये जो नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं इसके नंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो हो सकता है कि कहीं अर्थ स्टेशन लगा हो जिसके अंदर में ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वहाँ पे इसका इंटरफेरेंस हो जाए, क्योंकि ये सेम स्पेक्ट्रम बैंड शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम होता है जियो एंड एनजीएसओ सैटेलाइट का। तो एक इंटरफेरेंस ये हो गया, और दूसरा इंटरफेरेंस क्या हमको सॉल्व करना है, between two non-geostationary satellite. Let's say there is an operator A and there is an operator B. इनका ऑपरेटर ए का फुटप्रिंट आपको यहाँ नजर आ रहा है, ऑपरेटर बी का फुटप्रिंट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगे कि दोनों ऑपरेटर्स का फुटप्रिंट एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। तो इस सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे इस पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर में। तो दो मैंने बता दिया कि दो प्रॉब्लम्स हैं, जीएसओ एंड एनजीएसओ, एनजीएसओ एंड एनजीएसओ। और इंडिया की जो प्रायोरिटी है टू प्रोटेक्ट जीएसओ, जिससे कि क्योंकि हमारे सैटेलाइट्स हैं वो, है ना, जैसे इसरो के सैटेलाइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ब्रॉडकास्ट सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, एंड वी हैव टू आल्सो प्रोटेक्ट द फ्यूचर इंडियाज एनजीएसओ सैटेलाइट सो दैट दे डोंट फेस एनी डिसएडवांटेज, उनको कोई डिसएडवांटेज नहीं हो जब वो सर्विसेज शुरू करें इंडिया के अंदर में। अच्छा, अब नॉन नेगोशिएबल क्या है इसके अंदर में, आईटीयू प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। अब दोस्तों पहले तो जीएसओ सैटेलाइट्स आए थे, एनजीएसओ तो अभी नया आया है। तो क्या हुआ, जब ये एनजीएसओ आ रहे थे, जीएसओ उन स्पेक्ट्रम में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे थे। तो जब वो खुलने वाले थे, जब एनजीएसओ का जो है रेगुलेशन फ्रेमवर्क जो है उन्हीं उन्हीं स्पेक्ट्रम में उनको ऑपरेट करने के लिए अलाउ करने वाले थे, तब उन्होंने क्या किया, आईटीयू ने एक आर्टिकल 22 जो है उसके अंदर में मेंशन किया कि जो नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं उनको जीएसओ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दे कैनॉट लेट द जीएसओ सर्विसेज इंटरफियर विद एनजीएसओ, मतलब उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक जो है एक ईपीएफडी, राइट, इसको बोलते हैं पावर फ्लक्स डेंसिटी, एग्रीगेटेड पावर फ्लक्स डेंसिटी जो है, वो रेजोल्यूशन 76 में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि जो एग्रीगेटेड इफेक्टिव पावर फ्लक्स डेंसिटी है वो इतना होना चाहिए जिससे कि वो जीएसओ इंटरफेयर ना करे। इसका मतलब जो नॉन जीएसओ स्टेशनरी सैटेलाइट जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे, बहुत सारे नॉन जीएसओ सैटेलाइट्स जो है यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन सब सैटेलाइट्स का जो इंटरफेरेंस होगा और ये जो अर्थ टर्मिनल है जीएसओ का, उसका जो एक लिमिट होगा, वो कैलकुलेट करके उस लिमिट के ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये आईटीयू डिफाइंड है रेगुलेशन, इसका कुछ भी इंडिया को कुछ करने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज वो इस रूल को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है इंडियन जीएसओ सैटेलाइट्स विल गेट प्रोटेक्टेड। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट है
रेजोल्यूशन 76, ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि क्या करना चाहिए, है ना। और ये जो आर्टिकल 22 है, ये आप देखिए, स्पेस सर्विसेज कंट्रोल इंटरफेरेंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिस्टम, वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड है, तो इसको हमको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब एफसीसी ने क्या किया है नॉन जीएसओ के लिए, बिकॉज हमको जीएसओ सैटेलाइट्स का तो ठीक है, वो तो आईटीयू का रूल है, पर नॉन जीएसओ के लिए कुछ आईटीयू ने कोई रूल सेट नहीं किया है, वो लोकल कंट्री स्पेसिफिक है। तो एफसीसी ने जो है एक एक खुद का रूल बनाया है। वो क्या रूल बनाया है, और जो टीआरए ने अपने रिकमेंडेशन में इसका मेंशन किया था, अगर आप देखें टीआरए ने कहीं मेंशन किया, आप जाने दीजिए। लेट्स कंटिन्यू विद दिस प्रेजेंटेशन, अदरवाइज बहुत लॉट ऑफ टाइम विल गेट वेस्टेड। तो क्या बोला उन्होंने कि अगर मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन आती है जो मैं आपको दिखा रहा था कि दोनों का फुटप्रिंट कोलाइड करता है, दो नॉन जीएसओ सैटेलाइट्स का फुटप्रिंट कोलाइड करता है, तो क्या होगा कि ये क्या करेंगे, इंटरफेरेंस, इन दोनों का जो फुटप्रिंट का जो इंटरफेरेंस है वो मेजर करेंगे। वो कैसे मेजर होता है, नॉइस टेम्परेचर से, मतलब नॉइस टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, इसको बोलते हैं डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी। अगर ये ग्रेटर देन 6% होता है, तो ये जो बैंड है जिसमें वो ऑपरेट कर रहे हैं, मान लीजिए 1 गीगाहर्ट्ज जो स्पेक्ट्रम है, इन दोनों को जो है पूरा ऑपरेट करने का पूरा एम्पावरमेंट है। अब ये 1 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट में, तो उस मोमेंट में जहां इंटरफेयर कर रहा है, ये दोनों बैंड स्प्लिट करेंगे, ये 500 मेगाहर्ट्ज यूज करेगा, ये 500 मेगाहर्ट्ज यूज करेगा। इस तरह से क्या होगा कि इंटरफेरेंस नहीं होगा, और इससे जो है जैसे ये इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा, मान लीजिए ये सैटेलाइट जो है यहाँ चला जाता है, आगे निकल जाता है, ये पीछे पीछे निकलता है, तो फिर उसके बाद में ये फुटप्रिंट जो है एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेगा, सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, उस टाइम में वो पूरा स्पेक्ट्रम यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए एफसीसी ने ऐसा जो है बैंड स्प्लिटिंग का जो रूल उन्होंने बनाया है, और उन्होंने ये बोला है कि नॉर्मली वो चाहते हैं कि सैटेलाइट ऑपरेटर्स आपस में कोऑर्डिनेट कर लें, और उनको जो है ये सब करने की जरूरत ना पड़े, मतलब रेगुलेशन के अंदर आने की जरूरत ना पड़े। आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे तो सर्टिफाई कर देंगे कि भाई हम आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं करते हैं आपस में कोऑर्डिनेट, तो फिर ये रूल लागू होगा। और ये रूल इसलिए जरूरी है दोस्तों कि ये आपको मोटिवेट करेगा सैटेलाइट प्लेयर्स को, बिकॉज इसमें बहुत सारा स्पेक्ट्रम वेस्ट हो जाता है ना, आधा हो जाएगा तो आपका एग्रीगेट थ्रूपुट कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो मोटिवेट करेगा कि आप कोऑर्डिनेट करें। कोऑर्डिनेट करने का मतलब क्या है कि आपका जो बीम होगा वो थोड़ा ट्यून हो जाएगा, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेगा, और मतलब किस तरह से आप एक दूसरे को, मतलब क्योंकि आपका जो आपको पता है ना कि दूसरा सैटेलाइट कैसे मूव कर रहा है, तो एक दूसरे के साथ में आप कोऑर्डिनेट करके इस तरह की इनएफिशिएंट सोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, एफसीसी ने एक और चीज बोला कि उनके यहाँ पे ऐसा नहीं होता जो हमारे यहाँ रूल है कि जिसको जान आना है वो अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, फिर ड्यूटी उसको स्पेक्ट्रम दे देगी टू परमिट टू ऑपरेट इन द सेम बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम। एफसीसी में क्या होता है, राउंड होता है कि पहला राउंड जो है अभी होगा, उसके बाद फिर 5 साल बाद फिर नया राउंड होगा, मतलब राउंड, देयर इज अ राउंड इन विच ए सेट ऑफ लाइसेंसेस आर परमिटेड, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। दे वेट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वो वेट करते हैं, उसके बाद में एक सेट ऑफ लाइसेंसेस परमिट करते हैं, ठीक है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर जैसे उनको काफी सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उनके सैटेलाइट प्लेयर्स को, तो वो जो चाहते हैं कि जो पहले के राउंड के जो ऑपरेटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे जो आने वाले राउंड के ऑपरेटर्स हों, क्योंकि आने वाले राउंड के ऑपरेटर्स को पता है कि ऑलरेडी जो है कुछ ऑपरेटर्स ऑपरेट कर रहे हैं, और उन ऑपरेटर्स ने को ये नहीं मालूम कि कौन आने वाला है, तो उनको अपना इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी श्योरिटी होनी चाहिए कि आने वाले लोग उनके सिस्टम के अंदर में इंटरफेयर ना करे, जिससे कि उनका जो पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी तरह से उसको वो अनलॉक ना कर पाए। तो उन्होंने क्या किया है कि जो है इंटर राउंड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म डाल दिया है, कहा है कि जो लेटर ऑपरेटर्स आएंगे उनको जो है पहले राउंड के ऑपरेटर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी बैंड स्प्लिटिंग की अगर वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते। और उन्होंने एक सनसेट डेट का भी प्रोविजन रखा है कि ये जो प्रोटेक्शन जो है 10 साल तक एप्लीकेबल होगा, उसके बाद में फिर यही रूल सबके लिए लागू हो जाएगा। उससे फायदा क्या होगा, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनको 10 साल का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये रूल, और टीआरआई ने भी इसी चीज को जो है
वो एम्पलीफाई किया है उन्होंने। फॉर जीएसओ टू एनजीएसओ तो क्लियर है कि जो आईटीयू के जो भी रूल्स हैं वो फॉलो होंगे, और दूसरा बैंड स्प्लिटिंग का उन्होंने मेंशन किया है कि कैसे वो करना है, एंड इट इज़ नॉट ए परमानेंट प्रायोरिटी टीयर्स, राइट। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, जो कि एफसीसी ने अपने नए रूल मेकिंग मैकेनिज्म के अंदर में ये चीज़ को एम्फोसाइज किया है कि कैसे वो जो है लेटर राउंड शुड प्रोटेक्ट द अर्लियर राउंड। हमारे हमारे हिसाब से इंडिया की जो रियलिटी है वो ये है कि बहुत सारे जीएसओ सैटेलाइट्स जो है 10.7 टू 12.7 गीगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम के अंदर में क्राउडेड हैं, और ये मेजर जो है स्पेक्ट्रम है जिसमें मेजर डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, तो उनको तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। आईटीयू के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ऑडिट्स जो है करना पड़ेगा आइदर टीईसी और डीओटी को, टू इंश्योर दैट दीज सैटेलाइट्स आर प्रोटेक्टेड। अब सिंस इंडिया के अंदर में कोई नॉन एनजीएसओ सैटेलाइट नहीं है, तो वी नीड टू अवॉइड हार्ड कोडेड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन कंसल्टेशन। अगर हमने फॉरेन सैटेलाइट्स को ऐसे हार्ड कोडेड रूल्स को फॉलो के हिसाब से उसको एंकर कर दिया, तो हमारे जो सैटेलाइट्स जो आने वाले टाइम में आएंगे उनको काफ़ी जो है डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो हमको जो है एफसीसी की तरह जो है रूल्स नहीं बनाना कि इंटर राउंड में जो 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 आने वाले राउंड के जो जो सैटेलाइट प्लेयर्स होंगे उनको अर्लियर राउंड के सैटेलाइट एनजीएसओ सैटेलाइट प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना है। ऐसे रूल बनाएंगे तो हमको काफ़ी डिसएडवांटेज हो जाएगा आने वाले टाइम में, है ना। अच्छा, डिज़ाइन गोल फॉर इंडिया हमको सिंपल रखना है, न्यूट्रल रखना है, एनफोर्सेबल टुडे एंड अपग्रेडेबल टुमारो। वी नीड टू प्रोटेक्ट द जीएसओ टू इंश्योर कि वो क्वालिटी ऑफ सर्विस उनका वो रहे, प्रोटेक्टेड रहे, और keep the non-GSO satellites entry open. And we should also avoid spectrum waste, and we should force coordination, because band splitting is a very very important way to motivate them to coordinate among themselves. खुद के साथ coordinate कर लें, otherwise अगर नहीं करोगे तो band split कर देंगे हम, जिससे कि litigation भी avoid हो सके। तो पॉलिसी बेसलाइन क्या होगा? फेज 1 लाइसेंस कंडीशन में क्या होना चाहिए? क्लियरली आर्टिकल 22 जो आपको दिखाया था मैंने, जिसमें ईपीएफडी मास्क, एक्सप्लिसिट रेजोल्यूशन, 76 एग्रीगेट कंप्लायंस, इन चीज़ों का तो क्लियर मेंशन होना चाहिए कि आपको ये करना ही पड़ेगा, सो दैट टू प्रोटेक्ट आवर डीटीएच सैटेलाइट्स। उसके बाद में एनजीएसओ टू एनजीएसओ गुड फेथ कोऑर्डिनेशन, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर बैंड स्प्लिटिंग इफ द नॉइज टेम्परेचर गोज अबव 6% ड्यूरिंग इनलाइन इवेंट्स, जो मैं आपको बता रहा था, ये इनलाइन इवेंट्स, राइट। उसके बाद में फिर क्या होगा? टेम्परेरी इक्वल बैंड स्प्लिटिंग 1:n। अगर n ऑपरेटर्स आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं तो 1/n से बैंड स्प्लिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में 4 ऑपरेटर्स आपस में इंटरफेयर करेंगे तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑपरेटर को उस मोमेंट में 250 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में ऑपरेट करने को मिलेगा। मिटिगेशन बिफोर स्प्लिट, डायनामिक चैनलाइजेशन, टाइम स्लॉटिंग, बीम पॉइंटिंग, पावर कंट्रोल। अब ये सारे जो है मिटिगेशन टेक्निक है बिफोर स्प्लिट। कहने का मतलब यह है कि जो कोऑर्डिनेशन है आप इस तरह से कर सकते हैं आपस में, ठीक है। नहीं करेंगे तो फिर बैंड स्प्लिट हो जाएगा। नो प्रोसेस, हमको कोई प्रोसेसिंग राउंड नहीं फॉलो करना है जैसे यूएस करती है, क्योंकि हमको जो है इसको फ्लेक्सिबल रखना है टू एंटर न्यू प्लेयर्स, और हमको रूल्स इस तरह से डिफाइन करने पड़ेंगे कि हमारे जो प्लेयर्स है जो आने वाले टाइम में आएंगे, मे बी 5 साल बाद, हमारे एनजीएसओ सैटेलाइट, उनको डिसएडवांटेज ना हो जब वो ऑपरेट करेंगे इन बैंड्स में। मेक कोऑर्डिनेशन रियल, ट्रांसपेरेंट एंड डेटा, तो शेयर करना पड़ेगा। देयर हैज टू बी एनडीए एंड डीओटी को एस्क्रो का सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि ये पूरा का पूरा जो डेटा है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव डेटा होता है बाय द वे, वो एंड इट इज़ कॉन्फिडेंशियल, लोग शेयर नहीं करना चाहते। आप इसको शेयर करने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जब लोकली आपस में जब मैनेज करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन तो शेयर करना पड़ेगा ना, तो किस तरह से शेयर करेंगे उसके को एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। अब मेंटेन इवेंट मिटिगेशन लॉक्स, डीओटी टीईसी कैन ऑडिट एंड डायरेक्ट टारगेटेड मिटिगेशन। तो ये ऑडिट फ्रेमवर्क, तो आप सोचिए कितने सारे रूल्स बनाने पड़ेंगे। मतलब अभी हमने कुछ भी काम नहीं किया है इसके ऊपर में, क्योंकि ये इशू मैंने जो है 2023 के आर्टिकल में मेंशन किया था, तब तक टीआरआई का रिकमेंडेशन भी आ गया और टीआरआई ने इस इशू को छोड़ दिया सरकार के ऊपर। इसमें दिखा है ना, ये प्रोविजन शुड बी इंक्लूडेड इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ असाइनमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इन केस देयर इज अ नीड राइजेस, गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब ए फ्रेमवर्क ऑफ शेयरिंग ऑफ स्पेक्ट्रम हायर फ्रीक्वेंसी बैंड। अब इतना ही इंपॉर्टेंट इशू था तो टीआरआई को फ्रेमवर्क खुद नहीं डिफाइन करके बताना चाहिए था सरकार को,
तो इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? इन्हीं रिकमेंडेशन में शेयरिंग रूल्स को क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जो है सरकार के ऊपर में छोड़ दिया इस चीज को। तो वही चीज होता है ना, हमारे यहाँ पे हर चीज इंक्रीमेंटल, मतलब वी जस्ट कीप ऑन राइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। फॉरवर्ड विजन होना चाहिए ना, पहले से ही रूल्स डिफाइन कर लो, पहले जो आपको पता था ना ये बात होना, फिर आपको पब्लिश करना पड़ेगा, पब्लिश मिनिमल मेटाडाटा टू फॉस्टर बायलैटरल डील विदाउट एक्सपोजिंग ट्रेड सीक्रेट, जो मैं आपको बता रहा था। National coexistence beyond ITU, where bands are co-primary with FS, IMT, broadcast, set PFD limits, ground level, and out-of-band and emission limits. Define guard band practices, coordination zones, and near sensitivity site gateway citing minimum separation and coordination distance between for co-band protection. Enforcement and monitoring, ये बहुत जरूरी है। अब ये जो रूल्स होंगे, अब ये कौन मॉनिटर करेगा? अगर कोई पे कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो कौन रेजोल्यूशन कौन करेगा? आपके पास में एक सिस्टम होना चाहिए जो कि रिजॉल्व कर पाए इस चीज को। क्या डीओटी और टीआरएआई और डब्ल्यूपीसी इक्विप है इसको रिजॉल्व करने के लिए? व्हिच ऑफ बॉडी इज गोइंग टू वर्क एज ए मीडिएटर एंड सेटल ऑल दिस काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द सैटेलाइट प्लेयर्स? तो हमको एक वो करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा इसका, राइट? उसके बाद में अगर ये जो पावर लेवल अगर ज़्यादा होता है तो कहाँ कंप्लेन करेंगे हम? जो आपका जो आईटीयू के जो जो ईपीएफडी लिमिट्स हैं, और क्वार्टरली पब्लिक डैशबोर्ड पेनल्टीज फॉर बैड फेथ और गेमिंग बैंड स्प्लिट। अगर कोई बैड फेथ में अपना सिस्टम को इंटरफेयर कर रहा है, दूसरे को परेशान कर रहा है, तो कुछ पेनल्टीज भी होना चाहिए जिससे कि गुड फेथ को प्रमोट किया जाए और बैड फेथ एक्शंस को डिस्करेज किया जाए। सेफगार्ड्स इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर एनजीओ, मैंने कहा था कि हमारे जो आने वाले टाइम में जो एनजीओ सैटेलाइट्स आएंगे उनको ऑपरेट करने में दिक्कत ना हो, इतना विजन हमारे पास में होना चाहिए कि हम उनको भी अलाउ करें। कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा स्पेस, हमारा स्पेक्ट्रम जो है फॉरेन सैटेलाइट लेके बैठ जाए। तो हमको रिजर्व करना पड़ेगा, रिजर्व ए लीवर टू इंट्रोड्यूस शॉर्ट सनसेट प्रोटेक्शन विंडो, मे बी 3 to 5 years for Indian licensee and NGSO if needed. Trigger only if chronic band splitting harms consumer QoS, or do not create it permanent priority tiers. मतलब ये नहीं करना चाहिए परमानेंटली हमने जो है एक वो राइट क्रिएट कर दिया भी, आपको जो है ये रूल्स में आपको ये फेवरेबल हो जाएगा, बाकी के जो लोग आएंगे बाद में उनको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो हमको बहुत नुकसान आ जाएगा। व्हाट टू अवॉइड? वी शुड नॉट ऑक्शन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम। अगर ऑक्शन करेंगे तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। यही तो मैं आपको इतने दिनों से बता रहा हूं। वो कह रहे हैं ऑक्शन कर दो, ऑक्शन। अरे भाई ऑक्शन कैसे कर दो भाई? दिस इज ए शेयर्ड स्पेक्ट्रम, तो हो ही नहीं सकता था ऑक्शन। पता नहीं क्यों मोबाइल ऑपरेटर्स ऑक्शन के पीछे पड़े हुए थे। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट हमारे यहाँ देश में प्रॉब्लम क्या है? इलॉजिकल लॉबिंग होती है। मतलब लॉबिंग फॉर द सेक ऑफ लॉबिंग, मतलब कोई आर्गूमेंट्स नहीं होता, मेरिट बेस में लॉबिंग नहीं होती है। रिजिड वन वे प्रोटेक्शन फॉर एवर and deter entry and innovation, especially for Indian players. Over specifying data sharing law, let DOT adjust via guidelines and as the tech evolves. So finally, we'll close here. GEOSOS protection is mandatory. जो हमने बताया था जियो स्टेशनरी का, ITU का हार्ड कोटेड EPFD and aggregated EPFD duties rules हैं। NGSO rule of thumb, coordinate first, और नहीं होता तो if then noise temperature is greater than 6%, temporary band splitting, and keep India's rules flexible, administrative assignment plus auditable coordination, better QS now, room for Indian NGOs later. So that's all friends in this video. I hope that you understood what complex this situation is. इसलिए क्या होता है दोस्तों, जब लेमैन जिनको ये सब चीज पता नहीं होता, उनको समझ में नहीं आता कि जब रूल मेकिंग होता है वो रूल मेकिंग विजनरी क्यों नहीं होता, इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं हम? टीआरआई पहले से ही ये रूल्स बना के क्यों? क्योंकि टीआरआई इज अ टेक्निकल बॉडी, उनको बना के देना चाहिए था डीओटी को। अब डीओटी बैठ के रूल्स बनाएंगे, इसमें कोई कंसल्टेशन तो हो नहीं रहा है। जब कंसल्टेशन हुआ था तो ये सारी चीजें उसी टाइम में डिस्कस होनी चाहिए थी दोस्तों। एनीवे दोस्तों, थैंक्स फॉर लिसनिंग टिल द एंड, एंड आई कम बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू टॉपिक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।